कई विकास परियोजनाओं की सौगात, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, राज्य में परिवर्तन का जताया भरोसा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने राज्य में युवाओं को दिया विकसित भारत का मंत्र, युवाओं को बताया बदलाव का वाहक। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने औपचारिक रूप से संभाला पदभार, कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आम कार्यकर्ता को मिलती है खास जिम्मेदारी। और लाल किला में 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रभक्ति का संदेश देगी झारखंड की झांकी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल दौरे के क्रम में आज तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी जारी किया। उन्होंने कहा कि जो लोग सड़कों और गलियों में सामान बेचा करते हैं, उन्हें इससे बेहद लाभ होगा। इन परियोजनाओं में रेल संपर्क, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाएं तथा उन्नत स्वास्थ्य सेवा सहित कई प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे। साथ ही पीएम ने CSIR, NIIST, नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता केंद्र की भी आधारशिला रखी। कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। केरला में CSIR के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी। रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने केरल को 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और एक यात्री ट्रेन की भी सौगात दी। रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक नई यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें नागरकोइल को मंगलुरु से, तिरुवनंतपुरम को तंबरम से तथा तिरुवनंतपुरम को चारलापल्ली से जोड़ेंगी। इसके साथ ही त्रिशूर और गुरुवायूर के बीच एक नई यात्री ट्रेन भी शुरू की गई है, जिससे क्षेत्रीय यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। रांची के दरभंगा हाउस स्थित CCL सभागार में विकसित भारत संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। रांची के दरभंगा हाउस स्थित CCL सभागार में विकसित भारत संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संबोधित किया। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से विद्यार्थियों को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बताया। हमारे NCC कैडेट, स्काउट, माई भारत, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है 2047 विकसित भारत, यू आर ब्रांड एम्बेसडर हो विकसित भारत, आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो विकसित भारत के। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को विकसित भारत का रचयिता और युवाओं को बदलाव का वाहक बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के सहयोग से देश तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में जॉब्स में स्किल्स तेजी से बढ़ेगी और बदलेगी, इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी लगातार सीखते रहना ही सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आपके लिए। उसके लिए जरूरी है आंख खुली होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट माइंड खुला होना चाहिए। जो लड़ने की जो हंगर है वो आप में होनी चाहिए।
और आप किसी से भी सीख सकते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी हुई है जिसके हिसाब से ये प्रूव हुआ है कि हम सब के भी आसपास 10,000 ऐसे लोग हैं, 10,000 पीपल अराउंड अस, ऑल ऑफ अस, जिनमें कम से कम एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी खूबी है जिससे हम उनसे सीख सकते हैं। तो जो सीखने की जो हंगर है, सीखने की जो आपकी क्षमता है, वो कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। नौसेना प्रमुख ने इस दौरान समुद्र की अहमियत से विद्यार्थियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का रास्ता समुद्र से होकर गुजरता है। सबसे अधिक आयात निर्यात समुद्र के रास्ते से ही होता है। ऑनलाइन डेटा सिस्टम भी समुद्र पर ही निर्भर है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर समुद्र से ही होकर गुजरता है। अभी हम 4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। हमारा जो सपना है कि हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बने 2047 तक, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि 100% लिटरेसी हो, ये बिल्कुल संभव है। और मेरा ये मानना है मोटे मोटे तथ्य में कि विकसित भारत का स्वरूप कैसा होगा। स्वरूप मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं 20-22 साल के बाद अगर देखूं तो दुनिया में जो 200 करीब देश हैं, उनमें से हर देशवासी को ऐसा लगना चाहिए, ऐसी फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए कि मैं अपने बेटे या बेटी को पढ़ाने के लिए भारत भेजना चाहता हूं या भेजना चाहती हूं। विकसित भारत संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स, रांची शहरी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी और अन्य लोग शामिल रहे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पूजा पाठ और हवन में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये पद दिया जाए। जो जिम्मेवारी सौंपा, प्रदेश का समिति हो, जिला का समिति हो, जिला सदस्यता प्रभार हो, जिला उपाध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, या प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश महामंत्री हो, मैं ईमानदारी पूर्वक भगवान से एक ही चीज प्रार्थना किया कि प्रभु, इतनी बड़ी पार्टी ने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, गांव में रहने वाला कार्यकर्ता को सौंपी हो, चाहे किसी स्तर पर हम काज किए हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति, इतनी ताकत दो कि संगठन ने जो मुझ पर विश्वास और भरोसा किया है उस पर मैं खरा उतरने का काम करूं। विपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में क्या निवेश आएगा, यह देखना जरूरी है। वहीं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सीएम की विदेश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जहां एक ओर राज्य में उद्योग बंद हो रहे हैं और उद्योगपतियों का अपहरण हो रहा है, वहीं मुख्यमंत्री पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेश का दौरा कर रहे हैं। इन्वेस्टर तो लाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन इन्वेस्ट खूब किया वहां पर। हमने देखा कि सोशल मीडिया में काफी चल रहा था कि कितना का मफलर, कितना का जैकेट, तो लाखों के लोग बात कर रहे थे। तो मैं तो आज से तुमने कहा यार चलो, निवेश तो किया है वहां पर जाकर के। और पहले भी उन्होंने कभी विदेश की यात्रा कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं कि पहली दफा यात्रा कर रहे। अगर हम पिछले यात्रा का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं उन्होंने कुछ लेके नहीं आया। पलायन हो रहा है, और जो पलायन नहीं हो रहा है उसका तो अपहरण किया जा रहा है। और झारखंड की सरकार विधवा विलाप कर रही है। आज भी उद्योग और मिनरल्स यहाँ पर नहीं खड़े नहीं हो पा रहे, और मिनरल्स के मामले में यहाँ पर लूटपाट, कोयले की तस्करी, खनिज संपदा के लूटपाट का इतिहास अगर कोई रचा है देश में तो हेमंत सोरेन की सरकार ने रचने का काम किया है। देवघर में बसंत पंचमी का दिन बेहद खास होता है।
इस दिन भगवान भोलेनाथ के तिलकोत्सव के लिए मिथिलांचल से हजारों कांवरिया बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए कांवरिये बाबा को जल अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर परंपरा के अनुसार भगवान शिव का तिलकोत्सव कर विवाह का निमंत्रण देते हैं। बसंत पंचमी के दिन देवघर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ का तिलकोत्सव संपन्न होता है। मान्यता है कि इस दिन बच्चों की शिक्षा की शुरुआत करना शुभ होता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर मंदिर पहुंचे और पठन पाठन की शुरुआत कराई। बाबा हम लोग जाग बाबा है, हम लोग बाबा को तिलक चढ़ाने आए हैं। आज नहीं 20-22 साल से आते हैं बाबा। यहाँ पर हम लोग का बहुत खुशी मिलता है। बहुत हमरा बाबा खुशी देला एकदम खुशी से आब डोल रहल छी आ फिर बाबा के दरैया आबे। आज प्रातःकालीन पूजा सरदार पंडा के द्वारा संपन्न कराई गई, जिसमें भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से आम का मंजर और धान की बाली अर्पित की गई। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित मिथिलेश महाराज ने बताया कि परंपरा के अनुसार प्रातःकालीन पूजा के बाद संध्याकालीन श्रृंगार से पहले भगवान भोलेनाथ का तिलकोत्सव किया जाएगा। मंदिर परिसर में दिन भर भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। मांगलिक पूजा में बाबा के ऊपर में आम का मंजरी से अर्पण किया जाता है। उसके बाद आज पौराणिक परंपरा है, यहाँ पे बाबा को आज तिलक चढ़ाया जाता है। अबीर गुलाल द्वारा बाबा बैद्यनाथ जी का तिलक अर्पण होता है विधिवत। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहितों के अनुसार बसंत पंचमी पर तिलकोत्सव की परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियों का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धा, आस्था और परंपरा से जुड़ा यह उत्सव देवघर को एक बार फिर भक्ति के रंग में रंग देता है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी पर पीएम के इस लोकप्रिय कार्यक्रम की यह 130वीं कड़ी होगी और साल का पहला संस्करण होगा। आम लोग कार्यक्रम को लेकर अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। बुनियादी ढांचे से लेकर आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा तक भारत ने
बीते वर्षों में कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सिमडेगा के लोगों से विकसित भारत को लेकर उनकी राय ली गई, जहां देश के भविष्य को लेकर उत्साह और भरोसा साफ नजर आया। सिमडेगा में विभिन्न वर्गों के लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सिमडेगा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर देवराज प्रसाद का कहना है कि बीते वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल क्रांति, आर्थिक सुधारों और सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। अनेक क्षेत्र हैं जिसकी चर्चा बहुत थोड़े शब्दों में करना शायद कठिन है, लेकिन एक खुशहाल भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से भारत और तेजी से बढ़ेगा। डॉक्टर अनमोल लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और आर्थिक उन्नति दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया गया है। डिजिटलीकरण ने शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है और विकास को नई दिशा दी है, जिससे भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे अच्छी हो गई, इसका उदाहरण है कि ये कुछ ही दिनों पहले हमें पता चला है कि यह विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। फ्रांस को छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए माननीय मोदी जी ने हमारे देश को विश्व का चौथा अर्थव्यवस्था बनाया। शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के साथ साथ आम नागरिक भी देश की प्रगति को लेकर आश्वस्त नजर आए। उनका मानना है कि तकनीक और नवाचार ने विकास की गति को और मजबूत किया है। आज हमारा देश से बाहर कंट्री लोग अस्त्र शस्त्र खरीदी कर रहे हैं। सभी क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा में, विज्ञान में, सभी क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिमडेगा की बात मैं करना चाहूँगा। हम लोग एकदम बॉल जलता था फिलामेंट में, आज 24 आवर बिजली हम लोग को जीरो कटिंग पर मिल रहा है। हर तरह से लोगों को जीने का एक अलग सुकून मिला है। केंद्र सरकार की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म से देश में ढांचागत संरचना के विकास को गति मिली है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तारीघाट ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना को भी प्रगति समीक्षा में गति मिली है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को रेल मानचित्र पर नई मजबूती देने वाली गाजीपुर तारीघाट ब्रॉड गेज रेल लाइन अब पूरी तरह चालू हो चुकी है। 51 किलोमीटर लंबी इस ग्रीनफील्ड परियोजना का उद्देश्य दूरस्थ और कृषि प्रधान क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस परियोजना के लिए अहम भूमिका निभाई। प्रगति के जरिए इस प्रोजेक्ट के निर्माण में आई समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। ये रेल लाइन पटना मुगलसराय बड़ी लाइन से तारीघाट होते हुए गाजीपुर शहर को जोड़ती है और आगे वाराणसी तक चली जाती है। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गंगा नदी पर बना ऐतिहासिक रेल कम रोड ब्रिज है, जो रेल और सड़क दोनों तरह के आवागमन को एक साथ संभव बनाता है। ये पुल न सिर्फ यातायात की सुविधा बढ़ाता है, बल्कि बाढ़ और मानसून जैसी परिस्थितियों में भी संपर्क को बनाए रखता है। बाढ़ग्रस्त और कृषि प्रधान क्षेत्रों से गुजरने के कारण परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भूमि अधिग्रहण में देरी के अलावा मुआवजे के भुगतान की बाधाएं भी सामने आई। इसके अलावा मंत्रालयों के बीच समन्वय की जटिलता और निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं ने काम की रफ्तार को प्रभावित किया। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति मंच पर परियोजना की समीक्षा की गई। इसके बाद राज्य सरकार, रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के बीच समन्वय से भूमि अधिग्रहण, वित्तीय देनदारियों और तकनीकी स्वीकृतियों से जुड़ी सभी अड़चनों को दूर किया गया। पीएमसीजी पोर्टल पर दर्ज सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया गया। इन प्रयासों के चलते परियोजना ने तेज प्रगति हासिल की। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन ये प्रयास प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बहुत ज़्यादा रहा प्रगति मीटिंग के द्वारा कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल है, जो अलग अलग हमारे विभाग हैं, उनने समन्वय बैठा के कैसे काम किया जाए। 132 kV की लाइन जा रही थी, हाई टेंशन लाइन,
जिसको हटाना था, उसको भी हटा करके किया गया, और वो भी UPPCL की मदद से प्रगति के मीटिंग्स होती थी उसके माध्यम से रिव्यू करके समय बढ़ गई, और इस परियोजना का फाइनली कार्य पूरा हुआ। 6 मार्च 2024 को गाजीपुर तारीघाट ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना को औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इस रेल लाइन के चालू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर बड़ा फायदा हुआ है। इससे कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान हुई है, किसानों को बेहतर बाजार मिला है और रसद लागत में कमी आई है। साथ ही यात्री परिवहन के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय आवागमन भी संभव हुआ है। गाजीपुर का जो है कि रेल नेटवर्क कोलकाता और दिल्ली से नहीं जुड़े होने के कारण गाजीपुर जो है कि एक पिछड़े जिला में आता था, जिससे कि व्यापार नहीं हो पाती थी, लोग आसानी से आ जा नहीं पाते थे, इंडस्ट्री नहीं बैठ पाती थी। तो ये सरकार ने जो है कि इस पुल को जो है कि बनवाने का काम किया। इसके लिए जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक आम जनता नागरिक की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी उनको देता हूं कि उन्होंने ये कार्य को करवाया, जिससे गाजीपुर के विकास में और गति मिलेगा। गाजीपुर तारीघाट रेल परियोजना समावेशी विकास, बेहतर संपर्क और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है। ये परियोजना दर्शाती है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रगति जैसी पहलों से जटिल परियोजनाओं को भी समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित भारत पर्व में इस वर्ष झारखंड की झांकी राज्य की हरियाली, वन्य जीव और आदिवासी संस्कृति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेगी। इस झांकी में दशम जलप्रपात, एशियाई हाथी, नीलगाय, इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन के साथ पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर झारखंड की प्रतिबद्धता दिखाई जाएगी। यह झांकी सतत विकास और प्रकृति आधारित पर्यटन को प्रमुखता से सामने लाएगी। गौरतलब है कि भारत पर्व का आयोजन 26 से 31 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम जनता के लिए निःशुल्क रहेगा। जमशेदपुर के हॉर्स राइडिंग स्कूल में कल वार्षिक हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट DB सुंदरा रामम और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने विजेताओं को सम्मानित किया। हॉर्स राइडिंग प्रतिभागियों को सम्मानित करने के बाद मुख्य अतिथि DB सुंदरा रामम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गाजियाबाद में हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉर्स राइडिंग शो में यहां के 3 कैडेटों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के हॉर्स राइडिंग स्कूल में जो सुविधा है वह भारत में दूसरे जगह नहीं है। इंटरनेशनल फेम हम लोग का 3 कैडेट्स को मिला है, गोल्ड मेडल एंड ऑल। सो एक हम लोग शुरुआत जो किए हैं जिस मकसद से, डेफिनेटली हमको लग रहा है कि आफ्टर ऑलमोस्ट 32 इयर्स जर्नी जो हम लोग किए हैं, वी आर अचीविंग दैट। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसमें सभी तरह का, चाहे वो आर्चरी हो या स्विमिंग हो, सभी में बच्चे लोग जो भी चाहते हैं, तो करीब 19 to 20 स्पोर्ट्स। रिसेंटली हम लोग टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन जो है, रॉक क्लाइंबिंग में, वॉल क्लाइंबिंग में भी अभी हम लोग का इंडिया में सबसे बड़ा नाम हम लोग कमाए। इनफैक्ट हम लोग का यहाँ भी होने जा रहा है, वो वापस यहाँ पर भी हम लोग एक ऑर्गेनाइज करेंगे। और रिसेंटली फर्स्ट टाइम स्विमाथन हम लोग किए हैं डिमना में, उसमें भी बहुत लोग पार्टिसिपेट किया। वहीं हॉर्स राइडिंग स्कूल के इंचार्ज एवं कोच दुष्यंत कुमार ने बताया कि हॉर्स राइडिंग स्कूल में 9 घोड़े और 2 पोनी है। सुबह में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि शाम में 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के कैडेट को ट्रेनिंग दी जाती है। हम पिछले 4 साल से एनुअल हॉर्स शो कर रहे हैं और 9 घोड़े हमारे पास, 2 पोनी हैं और बाकी सुबह सीनियर्स की राइडिंग होती है अबव 18 और शाम को 6 ईयर से लेकर के 18 ईयर के बच्चों की राइडिंग कराई जाती है। कैडेट आर्यन ने बताया कि वे 3 साल से हॉर्स राइडिंग सीख रहे हैं और अभी तक 7 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। गाजियाबाद में हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉर्स राइडिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मैं अभी तक गाजियाबाद गया हुआ हूँ, दिल्ली में जो है उत्तर प्रदेश में शो हुआ है उसमें गया हूँ और मैंने अभी तक टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड है और 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज।
वहीं 11 वर्षीय बी चैतन्य कहते हैं कि वह अब तक 6 मेडल जीत चुके हैं। 12 से कम उम्र के बच्चों को बाहर भाग लेने की अनुमति नहीं है, इसलिए वह 4 साल से यहाँ पर हॉर्स राइडिंग सीख रहे हैं। अभी तक मेरे को 6 मेडल्स मिले हैं। कहाँ खेले हो? हॉर्स राइडिंग में जमशेदपुर में किया हूँ, जमशेदपुर में। क्योंकि मेरी एज नहीं है अभी तक बाहर जाने के लिए। जमशेदपुर स्थित हॉर्स राइडिंग स्कूल की स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका वित्त पोषण टाटा स्टील द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यहाँ 80 हॉर्स राइडर है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह इस बार झारखंड के आदिवासी और पीवीटीजी समुदाय के लोगों के लिए खास होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के विशेष निमंत्रण पर गुमला के आदिवासी समाज के 8 लोग गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान होंगे। ये सभी पीएम जनमन योजना के लाभार्थी हैं, जिनके सम्मान की उड़ान गुमला से दिल्ली तक हो रही है। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, समाज के लोगों को मान सम्मान भी मिल रहा है। नई दिल्ली में इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गुमला जिले के पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों को जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर खास न्योता मिला है। हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है कि हम लोग मोदी जी के साथ में हम लोग परेड में शामिल हो। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं 26 जनवरी झंडा फहराने के लिए। सरकार हम लोग को पहली बार ऐसा मौका दिया है, हम लोग को अच्छा लग रहा है। गुमला से दिल्ली के इस सम्मान की उड़ान के दौरान आदिवासी और पीवीटीजी समुदाय के लोग खासे उत्साहित नजर आए और केंद्र सरकार का आभार जताया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत अवसर मिला है। पहला बार कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि दिल्ली जाने का मौका मिलेगा। झंडा फहराते हुए देखेंगे, हम लोग को अच्छा लगेगा और खुशी लगेगा, और ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। गुमला के 8 लोगों को यह आमंत्रण मिला है। जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन और समाज सेवी महेंद्र भगत ने कहा कि यह पल जिले के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के सपने अब हकीकत में बदल रहे हैं। पीएम जनमन के तहत 2 पीवीटीजी के लोग जा रहे हैं और उनके साथ एक लाइजनिंग ऑफिसर होंगे। दूसरा है कि और हमारा धरती आबा के तहत उसमें 4 लोग जाएंगे, उनके साथ एक लाइजनिंग ऑफिसर रहेंगे। और तीसरा कैटेगरी है हमारा आदि कर्मयोगी के तहत, जिसमें कि 2 आदि कर्मयोगी और 1 आदि सहयोगी, कुल 8 लोग हमारे यहाँ से जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली बुला करके इनको सम्मान देने का कार्य भारत सरकार के द्वारा हो रहा है और इस कार्यक्रम में अपने झारखंड राज्य से गुमला जिला का बिशनपुर प्रखंड को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, इसलिए बिशनपुर वासी बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मंत्र पर जोर देते रहे हैं। आदिवासी समाज और पीवीटीजी समुदायों को मिला यह न्योता उनके वंचितों को वरीयता का जीवंत उदाहरण है। डीडी न्यूज के लिए नरेश के साथ मैं दिवाकर कुमार। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने केरल को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। राज्य में परिवर्तन का जताया भरोसा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने रांची में युवाओं को दिया विकसित भारत का मंत्र। युवाओं को बताया बदलाव का वाहक। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने औपचारिक रूप से संभाला पदभार। कहा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आम कार्यकर्ता को मिलती है खास जिम्मेदारी। और लाल किला में 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन। पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रभक्ति का संदेश देगी झारखंड की झांकी।